Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस इसमें करेंगे, यह हमारा पार्ट रहने वाला है, 15वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने 14 पार्ट करा दिए हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, जो कि हमने प्लेलिस्ट में बनाया है। प्लेलिस्ट का नाम है मिक्स PYQs। उसमें हमने सारे ये पार्ट उसमें कलेक्ट कर दिए हैं। आप वहाँ से जाके एक एक पार्ट को देख सकते हैं। और ये सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर यकीन माने कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं और ये सीरीज एग्जाम तक चलती रहेगी, जो जून 2022 में एग्जाम होने वाला नेट JRF का, ये सीरीज तब तक चलती रहेगी और हम इसी सीरीज के थ्रू आपकी तैयारी को मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे और एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का फायदा उठाइए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, और आगे क्या कहा गया। स्टूडेंट्स, ये 15 पार्ट है, ये 15 पार्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली जो PYQs होते हैं उसका वीडियो मिल जाता है और PDF वगैरह साथ साथ मिल जाते हैं। और हम डेली मोटिवेशनल कोर्स को देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप वीडियो के थ्रू और प्लस PDF आप यहाँ से जो 10 यूनिट है उसकी PDF ले सकते हैं और उसका वीडियो भी हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि द फर्स्ट क्वेश्चन, अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बार कोड जो होता है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी में दिया गया स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी में दिया गया है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी में दिया गया है आउटपुट डिवाइस। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो बारकोड जो होता है एक एग्जाम्पल है किसका, इनपुट डिवाइस का। अब वो किस तरीके से है हम आपको आने वाले जो कुछ मिनट हैं आपको बहुत अच्छी से क्लियर समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये समझें कि प्रोसेसिंग, हम एक एक जो ऑप्शन है हम इसको एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। अगर प्रोसेसिंग डिवाइस की फ्रेंड्स बात करें तो कहा गया है ये एक कंपोनेंट है जो जिम्मेदार होता है, दायित्व होता है किसके लिए, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसको प्रोसेस करने के लिए ये दायित्व होता है। जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेसिंग करने का ये कंपोनेंट है। कौन कौन से वो कंपोनेंट है प्रोसेसिंग जो करते हैं इंफॉर्मेशन की, वो हैं फ्रेंड्स CPU हो गए, जो कि आपने ये बहुत ही नाम सुना होगा। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। और कहा गया कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU भी होता है जो एक प्रोसेसिंग का काम करता है। मदरबोर्ड जो होता है वो भी एक प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। और ये नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया या वीडियो कार्ड, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये कंपोनेंट है किसके, प्रोसेसिंग डिवाइस के। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे कि जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टोरेज डिवाइस भी एक कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। वो क्या करता है कंप्यूटर में कि वो डेटा को अलाउ करता है कि वो स्टोर किया जाए। कहां पे स्टोर किया जाए, कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर किया जाए, ये स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है, आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो कहा गया कि अगर प्राइमरी स्टोरेज की बात, दो स्टोरेज होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है, रैम आ जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, हार्ड डिस्क आ जाती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ जाती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाती है और सॉलिड, यानी ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे
दिए गए हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्टोरेज डिवाइस के। यानी स्टोरेज डिवाइस का क्या मतलब होता है? जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है। स्टूडेंट्स, हमने यहां पे पढ़ा था इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी। अगर सीधा सीधा समझे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट का मतलब अगर सिर्फ समझ जाएं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इनपुट का मतलब समझे तो मतलब फीड करना, यानी किसी चीज में मतलब रखना, इनपुट करना। जैसे कंप्यूटर, अगर इनपुट डिवाइस को समझे तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के थ्रू हम काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में, विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम वी हैव प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन, यानी वी टेक सम इंफॉर्मेशन विद इन द कंप्यूटर। किससे? कीबोर्ड से। और माउस से भी यही काम होता है। यानी जो चीजें हम जो है फीड करते हैं कंप्यूटर में, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे ये, अगर ये जॉयस्टिक होगी, जॉयस्टिक ये क्या होता है स्टूडेंट्स? आप देखे होंगे जब आप कोई भी वीडियो गेम खेल रहे होंगे या फिर और किसी तरीके का, जब कंट्रोलर आपके हाथ में होता है, यही जो होता है जॉयस्टिक होता है। और स्कैनर की बात करें, स्कैनर क्या होता है? आपने स्कैनर पे कोई चीज, पेपर वगैरह रख दी और उसको आपने प्रोसेसिंग के थ्रू उसमें कंप्यूटर में फीड कर दिया। तो ये क्या पता चला कि हम जब कोई चीज को कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और जिसके थ्रू डाला जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन जो होता है एक इनपुट डिवाइस है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइक्रोफोन के थ्रू क्या होता है? माइक्रोफोन के थ्रू जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो माइक्रोफोन के थ्रू होता है। तो आप क्या करते हैं? आपकी आवाज जो होती है वो रिकॉर्ड होती है कहां पे? कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती है। इसी वजह से इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आई होप ये इनपुट डिवाइस क्या है आपको समझ में आ गई होगी। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें मॉनिटर होता है। आउटपुट का मतलब होता है जब आपके सामने कोई चीज दिखे, आपके हाथ में कोई चीज आए। यानी मॉनिटर क्या होता है? एक डिस्प्ले सिस्टम होता है, विजुअल होता है, आपके सामने टेक्स्ट के फॉर्म में या जो इमेज वगैरह के फॉर्म में आपके सामने दिखता है। तो ये क्या होता है? मॉनिटर होता है। प्रिंटर से क्या होता है? प्रिंटर से क्या होता है? आप जब कोई हार्ड कॉपी पाते हैं अपने हाथ में, प्रिंटर से प्रिंट होता है किसी चीज का आपके हाथ में, यानी आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर, बाहर निकल के आ रहा है। तो ये प्रिंटर। स्पीकर से क्या होता है? आप जानते ही हैं। हेडफोन से क्या होता है? आप वो भी जानते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर जब होता है जब हम किसी बड़े पर्दे पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू कोई चीज दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है? एक आउटपुट निकल के आता है। आई होप इनपुट क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड अगला हमारा सवाल क्या है। कहा गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव। एक फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ये मूव करती है किस डायरेक्ट, कैसे मूव करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है अपवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मूव करती है अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी और हॉरिजॉन्टल भी। इस वजह से हमारा करेक्ट जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑल ऑफ दिस ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन मूव करती है। आइए फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने आपको बताया है। कहा गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वर्टिकली मूव करती है। वर्टिकली मूव करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब ये वर्टिकल फॉर्म में होता है, यानी टॉप से लेके जब डाउन तक आती है चीजें तो ये वर्टिकली होती हैं। अब कहा गया कि जब डेटा कलेक्ट किया जाता है कहां से? लो लेवल से, यानी अप से टॉप लेवल तक। जब अप से टॉप लेवल तक होता है कहां से? जब डेटा कलेक्ट यहां से किया जाता है, डेटा को जब यहां पहुंचता है, यानी डाउन से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड जब होता है। और ये डेटा ये कलेक्ट क्यों किया जाता है? रिव्यू करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए ये डेटा होता है।
और अगर यही ऑर्डर की बात करें, जब यही ऑर्डर दिया जाएगा तो यही टॉप से हो जाएगा और ये बॉटम की तरफ आएगा। और ये क्यों होता है? जहां पे जो ऑर्डर है, जहां पे ये इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट की जानी है, ये होता है। इसी को बोलते हैं वर्टिकली मूव। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वर्टिकली होती है, यानी डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव करेगी और अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी। अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी तो यहां पे कौन बैठा होगा? मैनेजर बैठेगा। और यहां पे कौन होगा? एम्प्लॉइज होगा। और यही जब अपवर्ड की तरफ मूव करेगी स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? ये एम्प्लॉयज की जितनी भी डिटेल है और जो उसके इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट किए जाएंगे, ये मूव किए जाएंगे मैनेजर की तरफ। मैनेजर उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेगा, उसको रिव्यू करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये चीजें वर्टिकली मूव करती हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। आइए हम आगे भी देखें तो कहा गया कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में कहा गया कि वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो इसको जो है लेटरल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। लेटरल कम्युनिकेशन क्यों बोला जाता है? कहा गया कि इसमें प्रैक्टिस की जाती है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। किसके बीच में? एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। और उसमें जो यूनिट होती है, अलग अलग यूनिट होती है किसी भी एक कंपनी में, और वो सेम लेवल का हो, विद इन द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आप यहां देखें तो कहा गया कि जो परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, ये सब एक ही लेवल में आते हैं और ये सब जो हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेम जो है लेवल में आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसी वजह से इसको, अगर इस फॉर्म में है तो इसी वजह से इसको लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। एक ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आई होप फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एक जो रिसर्चर है वो इवैल्यूएट करना चाहता है कि जो मेथड है फीडिंग का, जो एंजाइटी पे, बच्चों की एंजाइटी पर होता है, उसको एक रिसर्चर इवैल्यूएट करना चाहता है उस मेथड को। वो कौन सा मेथड है हमसे इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन बी में दिया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ऑप्शन सी में दिया गया है सर्वे मेथड, ऑप्शन डी में दिया गया है केस स्टडी मेथड। तो फ्रेंड, जो बच्चों की चिंता प्रवरण पर जो ये मेथड, जो मेथड ऑफ फीडिंग को ये इवेल्युएट करना चाहते हैं, ये कौन सा मेथड होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा। इस वजह से इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी है। आइए एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो कहा गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो होता है वो एक तरीके की स्टडी है जो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स वगैरह होती हैं, पहले से रिसर्चर को पता होती हैं। जो इन्वेस्टिगेट करने से पहले बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो पहले से निकल के आ चुके होते हैं, यानी कुछ बातें उसको, कुछ फैक्ट्स उस रिसर्च के बारे में पता होती है। यही एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है। और इसमें क्या होता है कि रिसर्चर क्या आता है, एक एक्सपेक्ट करता है पॉसिबल क्या चीज, जो उसके पीछे जो होता है, एक क्या वजह हैं उसमें, उसको ये फाइंड करने की कोशिश करता है। और जिसमें इसमें जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी अकर हो चुके होते हैं। आई होप एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, एक इफेक्टिव टीचिंग जो है, एक इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है फ्रेंड्स? एक्ट ऑफ टीचर। टीचर का जो काम होता है वही टीचिंग होती है। ये पूछा गया कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, तो कहा गया इसमें इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। टीचर्स जो होता है, एक इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? टीचर्स जो होता है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से सिखाता है और कितना वो स्टूडेंट्स जो अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को, ये एक इफेक्टिव टीचिंग माना जाता है, फंक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग माना जाता है।
टीचर का सेटिस्फेक्शन होना ये एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं है, या टीचर जो होता है, टीचर की ऑनेस्टी एंड उसका कमिटमेंट, ये भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टीचर मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, कि जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने अच्छी तरीके से समझा पाता है, कितने अच्छी तरीके से सिखा पाता है, ये एक इफेक्टिव टीचिंग होता है। इफेक्टिव टीचिंग का ये एक वर्क होता है, एक फंक्शन होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड, जो एसडीजी है उसको हमें क्या बताना है, इसके गोल्स बताने हैं। इसके गोल्स में क्या क्या क्या, जो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी, क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अगर ऑप्शन बी की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि जो एनर्जी हो वो एफिशिएंट हो। और ऑप्शन सी में दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड द मैन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो चाहे इंसान के द्वारा बनाए गए हैं या प्राकृतिक को, उसको संरक्षण देना, उसको हिफाजत करना, उसको महफूज रखना, ये जो होते हैं क्या है, ये गोल्स हैं किसके, ये ऑब्जेक्टिव है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑब्जेक्टिव है। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यानी कोई भी चीज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, और जो भी नेचुरल या मैन मेड रिसोर्सेज हैं उनको महफूज रखना चाहिए। ये किसके ऑब्जेक्टिव हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ हमें ये बताएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब इंप्लीमेंट किया गया था और इसका डेडलाइन कब रखी गई है। आप 2 क्वेश्चन यहां पे हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ, हम जो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको कुछ उसमें से आता है और आपने उसका आंसर दिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।